हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और वन शॉट जो होने वाला है टॉपिक मेटल और नॉन मेटल्स पे। इससे क्वेश्चंस रेलवे के लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर फंसने वाला है इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे हर एक वन शॉट, पूरी साइंस के हर चैप्टर का एक एक वन शॉट आपको मैं एग्जाम से पहले दे दूंगा। हमारा जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है अभी 15-16 दिन में। तो तब तक आपको मैक्सिमम ऑफ द साइंस के टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। हिंदी में हम मेटल को धातु और नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। आगे बात करते हैं तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, भौतिक गुणों की बात करूं, तो धातुओं की जो भौतिक गुण होते हैं उनमें सबसे पहला गुण जो आता है वो आता है मैलिएबिलिटी, यानी आघातवर्धता। ठीक है, आघातवर्धता का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी मेटल को, अगर आप किसी धातु को बहुत जोर से किसी हथौड़े से या किसी भी भारी उपकरण से मारते हैं, बार बार बहुत जोर जोर से उसको पीटते हैं, तो पीट कर आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में बदल सकते हैं, यानी एक पतली चादर में बदल सकते हैं। और अगर कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है, तो हम वैसे सारे सब्सटेंसेस को किस कैटेगरी में रखते हैं, उस सारे सब्सटेंसेस को हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। देन आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम उसको खींचकर किस में बदल सकते हैं, एक पतले वायर में बदल सकते हैं, पतले तार में खींचा जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी या तन्यता कहते हैं। जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, इन सारी चीजें, इन सारे मेटल्स के आपने तार देखे होंगे। अब यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड से, ये जानने वाली चीज है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबी पतली तार खींच सकते हैं। तो सोचो, अगर आपसे कोई पूछता है कि इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा डक्टाइल, सबसे ज्यादा तन्यता किस मटेरियल की होती है, तो वहां पे आप क्या ऑप्शन लगा के आओगे, गोल्ड। गोल्ड की तन्यता सबसे ज्यादा होती है, डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देन अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है सोनोरिटी। सोनोरिटी या सोनरस मटेरियल कहते हैं, ध्वनिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, देखो जब भी आप किसी मेटल को, कोई भी मेटल उठा लो और किसी भी मेटल को जब आप किसी चीज से हिट करते हो, मारते हो, तो वो कैसी आवाज उत्पन्न करता है, वो टनटनाने की आवाज उत्पन्न करता है। अगर टनटन की आवाज आ रही है, रिंगिंग साउंड आ रही है, तो वैसे सारे सब्सटेंस को आप मेटल की कैटेगरी में रखते हो। अगर रिंगिंग साउंड नहीं आ रही है, थर्ड थर्ड की आवाज आ रही है, जैसे आप किसी लकड़ी पे पीटो तो लकड़ी पे रिंगिंग साउंड नहीं आती है, थपथपाने की आवाज आती है, तो वैसी साउंड आ रही है तो वो मेटल नहीं है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, धात्विक चमक। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल की अपनी एक शाइन होगी, अपनी एक चमक होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, लस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं हमारे मेटल्स में। क्या एक्सेप्शंस है भाई, तो लिक्विड मेटल, देखो जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, अपनी शेप साइज को चेंज करने में रेजिस्ट करते हैं, है ना। तो अब यहां पे अगर मैं आपको कुछ इसके एक्सेप्शंस बताऊं, तो एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर का मतलब अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे भी उसको रखूं तो वो कैसा दिखेगा आपको, लिक्विड दिखेगा। और वो कौन सा मेटल होता है, वो होता है मर्क्यूरी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सॉफ्ट मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हो, कैन बी कट बाय अ नाइफ। वो कौन कौन से मेटल हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं, इन मेटल्स को हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। इन मेटल्स को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका गलनांक, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होती है, आप उनको अपने हथेली पे रख ले तो वो क्या हो जाएंगे, पिघलना शुरू हो जाएंगे। और वो कौन से मेटल्स हैं, तो वो है गैलियम और सीजियम। इनका जो गलनांक होता है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस का, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
जैसे लेड हो गया, जैसे मर्क्यूरी हो गया, ये क्या होते हैं, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये कुचालक होते हैं, किसके, ऊष्मा के और विद्युत धारा के, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी जो मेटल्स हैं, मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरिटी, लस्टर, हार्डनेस। यहां पे एक चीज छूट गई है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, वो गुड कंडक्टर होंगे। कंडक्टर यानी सुचालक होंगे। क्या होंगे, सुचालक कह लो या कुचालक या चालक कह लो, सिंपली सुचालक कह लो या सिंपली चालक कह लो, तो वो चालक होंगे किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, चालक होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब मैं अगर आपको बताऊं तो टेक्नीशियन 2024 में, 2024 वाला जो फॉर्म आया था जिसका पेपर 2025 में हुआ था, ठीक है, 25 में हुआ था, 24 में ही आई थिंक हो गया था, दिसंबर वगैरह में। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, इनसे क्वेश्चन कहाँ आया है, टेक्नीशियन 2024 वाले पेपर में आया है। ठीक है, चल ये एक्सेप्शन समझ में आ गए। लिक्विड मेटल मरकरी, जिनको सॉफ्ट मेटल सोडियम पोटेशियम लिथियम, लो मेल्टिंग पॉइंट कौन, गैलियम सीजियम, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, लेड और मरकरी। ठीक है, चल अगली बात करते हैं नॉन मेटल्स की। देखो नॉन मेटल्स ऐसे सारे पदार्थ जो कैसे होंगे, भंगूर होंगे। भंगूर यानी ब्रिटल होंगे, ब्रिटल यानी ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक ऑन अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, जब हम उन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करते ही वो क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो ऐसे सारे मेटल, ऐसे सारे प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्ट्रस यानी चमकहीन होते हैं, उनकी कोई चमक नहीं होती है। नॉन कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब यहां पे ना इन नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे अगर मैंने बोला कि नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं, तो एक लस्टरस नॉन मेटल है जिसका नाम क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन कैसा होता है, चमकदार नॉन मेटल होता है। लिक्विड नॉन मेटल अगर मैं बात करूं तो लिक्विड नॉन मेटल कौन होता है, ब्रोमीन। लिक्विड मेटल की अगर बात करें तो क्या होगा, लिक्विड मेटल की अगर बात करें तो लिक्विड मेटल को हम कहते हैं मर्क्यूरी, Hg। ठीक है, और अगर लिक्विड नॉन मेटल की बात करें तो इसको कहते हैं ब्रोमीन, Br। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं एलोट्रॉप्स की। देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के अलग अलग रूप, अलग अलग रूप, अगर वो तत्व धरती पर अलग अलग रूप में उपस्थित है तो वो सारे रूप उसके क्या कहे जाएंगे, एलोट्रॉप्स कहे जाएंगे। जैसे कार्बन, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे इजी अपने क्लास 10th में पढ़ते हैं डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, एक ही, ये होते प्योर कार्बन है, प्योर कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जो हमारा डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ठीक है, मतलब नेचर में पाया जाने वाला अगर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम देखें तो वो कौन है, हमारा हीरा है यानी डायमंड है। और नेचर में नॉन कंडक्टर होता है, ये ना हीट कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये भी उसी कार्बन से बना है, लेकिन ये क्या होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, और वहीं पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो देख रहे हो, एक ही कार्बन से ये दोनों ही चीजें बनी हुई है, डायमंड भी बना हुआ है, ग्रेफाइट भी बना हुआ है। लेकिन एक क्या है, एक बहुत ज्यादा हार्ड है, एक बहुत ज्यादा हार्ड है, और दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एक हमारा नॉन कंडक्टर है, एक हमारा नॉन कंडक्टर है, और दूसरा हमारा क्या है भाई, दूसरा हमारा कंडक्टर है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से आप ऐसे सारे तत्व जिनके एक से अधिक फॉर्म्स अलग अलग आपको मिले, एक से अधिक रूप मिले, जिनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो, उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, जहां डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की। यहां पे ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है हम इनके केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे।
ठीक है। और सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम इसका किससे कराते हैं, एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी हवा के साथ, वायु के साथ। अगर मैं यहां वायु कह रहा हूं ना, तो वायु से मेरा मतलब है ऑक्सीजन। वायु से मेरा मतलब क्या है मेरे भाई, ऑक्सीजन। ठीक है। तो जब हमारे मेटल्स ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। और इस धात्विक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात कर लूं, मेटल ले लूं, अगर मैं क्या Mg ले लूं और इसको मैं रिएक्ट करा दूं ऑक्सीजन से, तो ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा भाई, बेसिक यानी क्षारीय नेचर होगा। समझ में आ गए। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो ऑक्साइड तो बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उन ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। कैसा अलग अलग होगा, जैसे देखो हम यहाँ पे तीन मेटल्स की बात करेंगे, किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की, लेड की, और एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया। ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, लेड का सिंबल होता है Pb, प्लम्बम भी कहते हैं, और जिंक का सिंबल होता है Zn। ठीक है। अच्छा जी, तो ये एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, ये जो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ये जो रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएंगे अपना ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जैसे मैं रख लूं ZnO, जिंक ऑक्साइड, जैसे मैं रख लूं PbO, लेड ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, ये कैसे होते हैं, ये नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या है, तो उभयधर्मी मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और बेस के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। मतलब इनका नेचर एसिडिक भी होगा और कैसा होगा मेरे भाई, बेसिक भी होगा। एसिडिक भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। मतलब ये एसिड के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और बेस के साथ भी अभिक्रिया करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है रेलवे में कि इनमें से कौन सा मेटल उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, इनमें से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। आपको दे देगा मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, और उसमें से इन तीनों में से कोई एक मेटल होगा, या तो एल्यूमिनियम होगा, लेड होगा, या जिंक होगा। तो आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम, लेड या जिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है मेरे भाई, क्लिक करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, और उभयधर्मी ऑक्साइड तीन ऐसे मेटल है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, जो क्या करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। चलो अगली बात करते हैं हमारे मेटल की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखो अलग अलग मेटल्स ना अलग अलग तरीके से हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कौन कौन से, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ बहुत वॉयलेंट रिएक्शन करते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज अभिक्रिया करते हैं, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, क्या जनरेट करते हैं भाई, हीट जनरेट करते हैं। ठीक। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये कैसे भी जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, ठंडा जल हो, गर्म जल हो, कोई भी जल हो, तो जनरली ठंडे जल के साथ भी ये क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है, ये हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या फॉर्म करता है भाई, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, या तो Na रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाएगा, पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो KOH बनाएगा, कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो CaOH बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। So this is all about the uh, reaction of metals with water. कुछ ऐसे मेटल हैं जो स्टीम मतलब हॉट वाटर से भी ज्यादा गर्म
स्थिति के पानी की स्थिति से रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये क्या करते हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड बना के क्या निकालते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बात करते हैं एक्वारीजिया की। किसकी, एक्वारीजिया की। देखो अगर हम मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं, तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एसिड बेसिस और सॉल्ट वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। देखो मेटल एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूं, किसकी, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूं, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे मैं बात यहां पे अगर मैं ले लूं Na और ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करेगा भाई, ये बनाएगा सॉल्ट NaCl और कौन सी गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका क्या है, ये जलती है, बर्न करती है, किसके साथ, पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड के साथ ये क्या करेगी, पुट पुट करके जलेगी। ठीक है। अच्छा लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे कॉपर हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, ये क्या करते हैं, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील नहीं है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, हाइड्रोजन को हटा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर होते हैं ना, तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एक मिक्सचर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये 3:1 के रेशियो में, 3:1 के अनुपात में हम HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। किस रेशियो में, 3 रेशियो HCl का लेंगे तो 1 रेशियो किसका लेंगे, HNO3 का लेंगे। इस तरीके से इनको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और मिक्स करके जो मिक्सचर तैयार होता है उसको कहते हैं एक्वारीजिया। अब ये एक्वारीजिया क्या करता है, ये गोल्ड को, सिल्वर को, प्लैटिनम को, किसी को भी पिघला सकता है, किसी को भी अपने अंदर घोल सकता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो गोल्ड है, प्लैटिनम या सिल्वर को पिघला सकता है या अपने अंदर घोल सकता है, तो आप बताएंगे एक्वारीजिया। एक्वारीजिया में अनुपात क्या होता है, तो 3:1 के अनुपात में हम HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे एक और चीज आती है, देखो नाइट्रिक एसिड, जनरली जितने एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आप अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस की जगह क्या बनता है, वाटर बनता है। क्यों वाटर बनता है, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा उपचयक होता है। HNO3 क्या होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है उपचयक। उपचयक होता है ना, दूसरे का बहुत तेज उपचयन कर देता है। तो जो H2 बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, उसका उपचयन करके उसको किस में बदल देता है, वाटर यानी H2O में बदल देता है। समझ गए। तो बाकी सबके साथ हाइड्रोजन, बाकी सारे एसिड्स के साथ, बाकी सारे अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन अगर HNO3 होगा तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे हमारा वाटर बनेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे ये जो मेटल हैं और नॉन मेटल हैं, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक यौगिक फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये किसके अभिक्रिया से बनता है, ये मेटल और नॉन मेटल के एक दूसरे के साथ अभिक्रिया से बनता है। समझ में आ रही बात। अब देखो ये कैसे होता है, देखो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं, दान कर देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ठीक, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर्स यानी लेने वाले। तो मेटल्स जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, और किसको देते हैं, नॉन मेटल्स को देते हैं। तो जैसे ही कोई अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना भाई, तो
उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया। जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे। जैसे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन किसने लिया, क्लोरीन ने लिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस वजह से इसके पास कैसा चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज मेरे भाई, एक नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज होती हैं, यानी आप कह सकते हो ये जो चीजें होती हैं जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम कहते हैं आयंस। उनको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, आयंस कहते हैं। तो यहाँ पे सोडियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। सोडियम आयन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड आयन के पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जितने भी मेटल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, अब आप ही बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे ना, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। खींचेंगे यानी अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जैसे ही अट्रैक्शन होगा ये दोनों एक दूसरे से आके चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद यही क्या फॉर्म कर लेंगे, यही फॉर्म कर लेंगे मेरे भाई NaCl। क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये किससे मिलकर बने हैं, चार्ज से, यानी आयन से मिलकर बने हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये सॉलिड हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। अब अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींच बहुत जोर से रहे हैं, तो जब खींचेंगे तो इनको तोड़ने के लिए यानी मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में ना इन पे कोई चार्ज है ना कुछ है, ये तो एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट में ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही ये मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट होंगे, टूटेंगे, तो किस में बदल जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस में बदल जाएंगे। अब तो चार्ज आ गया, तो मोल्टेन स्टेट में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता है। मोल्टेन स्टेट यानी पिघली हुई अवस्था में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात, चलो बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव टू द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा और पहले ही बता देना चाहिए था मुझे, लेकिन समझ लो। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सक्रियता श्रेणी है। किसकी सक्रियता श्रेणी है, मेटल्स की। किसकी, मेटल्स की। मेटल्स की यानी धातुओं की। अब ये सक्रियता श्रेणी ना कुछ इस तरीके से बनी हुई है। सबसे ऊपर पोटेशियम है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और फिर यहां पे आ जाता है हमारा हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, और यहाँ पे प्लैटिनम भी बहुत जगह बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये अरेंज की गई है डिक्रीज इन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स पे। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आप मूव करते जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज हम कहां करते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज हम करते हैं रिएक्शंस में। कहां पे करते हैं, रिएक्शंस में। और रिएक्शंस भी कैसी, रिएक्शंस ऐसी जिनका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है, हटाता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है उसके यौगिक से। समझ में आ गई बात। अब यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, ये एक डिवाइडर है। ठीक है, किसके बीच में, रिएक्टिव मेटल्स के बीच में और लेस रिएक्टिव मेटल्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्शन करेंगे। ये जो है, ये लाल वाली जो पट्टी आपको दिख रही है ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, और ये जो आपको ये पीली वाली या ऑरेंज वाली पट्टी में दिख रही है इनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव कह सकते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, ठीक ठाक रिएक्शन ये करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो कॉपर था, कॉपर इसीलिए HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा था क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को तो हटा नहीं पाएगा, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है। जैसे मैं यहां पे लिखूं Cu प्लस HCl, कैसा, डाइल्यूट। तो इस कंडीशन में यहां पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से बहुत कम अभिक्रियाशील है। तो कम अभिक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटाना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी बताया ना, देखो क्या है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला, ब्लू। कैसा? नीला रंग का होता है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारा कौन है? ये है हमारा CuSO4, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होगा। ये क्या है? ये हमारा आयरन है, आयरन नेल है ना, कील है लोहे की। जैसे ही हमने इस आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, ये हमारा आयरन जो है इसके ऊपर एक लेयर आ गई है। किसकी लेयर आ गई है? ये आ गई है कॉपर की लेयर। ठीक है, और ये जो नीला रंग था वो कैसा हो गया है? वो हल्का हरा रंग हो गया है, हल्का हरा रंग हो गया है। ये क्या बताता है कि ये जो इसके अंदर आयरन था, इसके अंदर जो Fe था, उस Fe ने इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया। कॉपर को क्या कर दिया? हटा दिया और बना लिया आयरन सल्फेट। ठीक है, FeSO4। और FeSO4 का रंग कैसा होता है? ग्रीन, यानी हरा होता है। और कॉपर ब्राउन कलर का होता है, तो ये आपको ब्राउन डिपॉजिट इस नेल पे देखने को मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे ये कैसे समझ में आएगी? तो देखो, आयरन यहां है और कॉपर कहां है मेरे भाई? यहां है। तो आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर को हटा दिया। उसने क्या कर दिया? कॉपर को मार के भगा दिया। लेकिन अगर ये ऐसा होता है Cu प्लस FeSO4, ये रिएक्शन अगर हमें करानी होती तो ये रिएक्शन कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। किससे? आयरन से। तो वो आयरन को उसकी जगह से हटा नहीं पाता है। समझ गए? क्लियर हो गई बात? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड ब्लू सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। ये आपको देखने को मिलता है। चलो, अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। किसकी? मेटल्स के एक्सट्रैक्शन की। मेटल्स को निकालते कैसे हैं? अब भाई मेटल्स आपको मिल रहे हैं ना, आयरन मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, सारी चीजें तो आपको इजीली दुकानों पे मिल जा रही हैं। लेकिन दुकानों पे कैसे आती हैं, इसकी बात हम करते हैं। देखो, हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमें मिनरल्स में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? मिनरल्स में मिलते हैं। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। किस फॉर्म में मिलते हैं? खनिज के फॉर्म में मिलते हैं। खनिज से उनको हम चुनते हैं और निकालते हैं उनसे ओर्स। ओर्स यानी अयस्क। ये क्या होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल्स को, जिनसे धातुओं को निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे ही हमें ओर्स मिले, जैसे ही हमें अयस्क मिले, इन अयस्कों का हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, यानी सांद्रता करते हैं इनकी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। ठीक है, इंप्योरिटीज का रिमूवल। ठीक इस तरीके से हम इसका रिमूवल कर लेते हैं। जब रिमूव हो जाता है तो आपको तीन प्रकार के ओर्स मिल सकते हैं। या तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, इनके ओर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मीडियम रिएक्टिव मेटल के ओर हो, जैसे जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। एल्यूमिनियम यहां नहीं, एल्यूमिनियम यहीं पे रखता है। आयरन हो सकता है ना, लेड हो सकता है, ये सारे मेटल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स मिले। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का मतलब क्या है मेरे भाई? लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का मतलब क्या है? जैसे कॉपर हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, Au हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, Ag हो गया, ये हो सकते हैं। ठीक, तो ये तीन प्रकार के आपको ओर्स मिलेंगे, तीन प्रकार के आपको अयस्क मिल सकते हैं। खनिज से अयस्क, अयस्क को साफ सुथरा करके तीन कैटेगरी में बांट लिया। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके ओर्स से मेटल्स को निकालते कैसे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करके, विद्युत अपघटन करके। ठीक है, आपको सीधा सीधा प्योर मेटल मिल जाता है। लो रिएक्टिव वाले जनरली आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे AgS, है ना। तो ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। इनका क्या कर लेंगे? हम भर्जन कर लेंगे, रोस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा, रोस्टिंग जैसे ही करोगे तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा? AgO। ठीक, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड से आप मेटल इजीली निकाल सकते हो, उसकी रिफाइनिंग कर लोगे।
ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी। तीसरी चीज आती है मिडिल रिएक्टिव। तो मिडिल रिएक्टिव में ना दो प्रकार के आपको ओर्स मिलते हैं, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, जैसे मान लो ZnCO3 मिल गया आपको, या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा FeS, ऐसे फॉर्म में होगा। तो अगर वो CO3 के फॉर्म में है तो उसकी करेंगे रोस्टिंग, सॉरी उसकी करेंगे कैल्सिनेशन, भर्जन नहीं, उसका करेंगे, उसका भर्जन नहीं करेंगे, उसका निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे। उसका क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। निस्तापन का मतलब होता है उसको गर्म करना बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के उसको जलाना, ठीक, बिना ऑक्सीजन के उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं निस्तापन। कब? जब उसके वो कार्बोनेट हो रहे हैं। अगर वो सल्फाइड हो रहे हैं तो उसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टेड मुर्गा खाते होगे, रोस्टेड मोमोज खाते होगे, अपनी बाबू को खिलाते होगे ना, तो वो रोस्टिंग करेंगे। वो रोस्टिंग में क्या होता है? जलाते हैं, है ना, आग पे रख के उसको भून लेते हैं, भर्जन। तो रोस्टिंग करेंगे किसके पास? जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जिसके पास सल्फर है, सल्फाइड है। अगर ऑक्सीजन है तो बिना ऑक्सीजन के जलाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। इन दोनों ही चीजों से आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही मेटल ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे, आप उन मेटल ऑक्साइड्स का कर लोगे रिडक्शन। क्या कर लोगे? रिडक्शन, यानी अपचयन कर लोगे। क्या कर लोगे? अपचयन, रिडक्शन कर लोगे, है ना, अपचयन कर लोगे। और अपचयन करके आपको मिल जाता है प्योर मेटल। क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये तरीका होता है, ये फ्लो चार्ट होता है हमारा मेटल्स निकालने का। ठीक है, आओ जरा इसको सही से समझते हैं। देखो, रोस्टिंग का मतलब होता है भर्जन। भर्जन यानी सल्फाइड अगर ओर्स हैं तो उनको क्या कर लेंगे? एक्सेस एयर में जलाएंगे। जैसे ZnS है, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन से, तो वो बदल गया ZnO में और SO2 गैस निकल गई। मान लो वो कार्बोनेट और होता तो उसका कैल्सिनेशन करते, निस्तापन करते। ZnCO3 को लिमिटेड एयर या कह सकते हो नो एयर में हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे, सिंपली इसको हीट करेंगे, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अब दोनों ही जगह से आपको ऑक्साइड मिल गया। अब इस जिंक ऑक्साइड का क्या कर देंगे? हम किसी ऐसे मेटल से रिएक्शन करा देंगे जो इस जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दिया, तो एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया तो यहां पे बन जाएगा जिंक Zn प्लस Al2O3। तो आपको क्या निकालना था? आपको तो जिंक निकालना था ना, तो आपको तो मेटल मिल गया, इसका प्योरिफिकेशन कर लो। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटाना। तो इससे ऑक्सीजन हट गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं आपके मेटल्स। क्लियर? चलो, थर्माइट रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे स्पेशल बताया ना मैंने, बहुत ज्यादा रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? देखो, हमारी जो रेलवे ट्रैक्स हैं, अब ये तो जनरली हवा में होती हैं, ऐसे हवा चल रही है, पानी पड़ रहा है, तो ये क्या कर लेंगी? इनका हो जाएगा रस्टिंग, इन पे क्या हो जाएगा? रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगी। ठीक है, और जंग लग जाएगी तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? Fe2O3। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। इस पे ना हम एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं, इसकी मोल्टन मतलब एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम के साथ इसको हीट करते हैं। हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ज्यादा सक्रिय है, ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ये क्या कर देता है? आयरन को हटा देता है उसकी जगह से और बना लेता है Al2O3। और आपको क्या मिल जाता है? प्योर आयरन मिल जाता है। ये आयरन पिघला हुआ होता है क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसको वैसे ही थोड़ी देर छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं, ये जो टूटा हुआ ट्रैक है वो बीच में आयरन भर जाता है, और भरने के बाद क्या हो जाता है? वो ट्रैक आपका सही हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम इसी प्रोसेस को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? थर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ये थर्माइट रिएक्शन मिक्सचर में क्या है? एल्यूमिनियम है। कौन है? एल्यूमिनियम है। किस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। कौन है? मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट में पिघले हुए अवस्था में कौन है? हमारा एल्यूमिनियम है। ठीक है, रेलवे ट्रैक को सही करने में। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। आयरन प्रोड्यूस होता है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में, और ज्वाइन कर देता है टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स को। ठीक है, या मशीन पार्ट्स को। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्माइट अभिक्रिया या थर्माइट रिएक्शन। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो, बहुत अच्छे। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये किसका करते हैं? ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स का करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सारे मेटल्स का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। ठीक, अब देखो, हमारे पास दो
प्लेट्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब विद्युत उपघटन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लेट, ये जो एक प्लेट दिख रही है, ये आपको इम्प्योर मेटल की है। किसकी है? इम्प्योर मेटल की प्लेट है, जो जिससे हमें मेटल साफ सुथरा निकालना है, ठीक है। और ये क्या है? दूसरी तरफ हमारे पास उसी मेटल की प्योर प्लेट है, प्योर मेटल की प्लेट है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इम्प्योर, क्यों प्योर लिया हुआ है। अब देखो, इसको किससे कनेक्ट किया? इसको एनोड से कनेक्ट किया। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो कौन है? एनोड है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन होता है? एनोड होता है। नेगेटिव टर्मिनल कौन होता है? कैथोड होता है। इस पे कैटायंस आते हैं। अब जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसे ही क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो यहां जो ये मेटल्स हैं, यहां पे जो मेटल है, मेटल, ठीक है, लेट सपोज ये पोटेशियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, भाई जैसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के ऐसे जाके ऐसे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, ये पोटेशियम का मेटल है तो इसकी तो आदत है इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन अपना देके और किस में बदल जाता है? पोटेशियम पॉजिटिव में बदल जाता है। अब ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन किधर मूव करेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये पॉजिटिव आयन किधर मूव करता है? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और नेगेटिव प्लेट पर जाके वही इलेक्ट्रॉन जो यहां पे इसने दिए थे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ले लेता है और इस पे आके डिपॉजिट हो जाता है। तो यहां पे आपको कौन मिल जाता है? प्योर पोटेशियम मिल जाता है। ये इम्प्योर था, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी थी, तो इसमें से मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और आयन में बदल के किधर जाने लगा? किधर अट्रैक्ट होने लगा? नेगेटिव कैथोड की तरफ। और कैथोड पे जाके फिर से इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाता है? पोटेशियम में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और ये किसके लिए करते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए ये प्रोसेस हम करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? चलो, प्योर मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड। प्योर मेटल कहां आके डिपॉजिट हो जाता है? कैथोड पे। शुद्ध धातु कैथोड पर डिपॉजिट होती है। इंप्योरिटी सेटल्स डाउन, जो इसमें से इंप्योरिटी निकलेगी वो नीचे चली जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? एनोड मड कहते हैं। उस इंप्योरिटी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एनोड मड कहते हैं। कहां से निकली है? एनोड से निकली है, इसलिए उसको एनोड मड कहते हैं। अशुद्धियां एनोड पंक के रूप में जमा होती हैं। कहां पे? नीचे, ठीक है। पंक यानी पाकी यानी कीचड़, वह बतिया भाई। चलो, बात करते हैं संक्षारण की। अब हम एंड ऑफ द चैप्टर पे पहुंच गए हैं। संक्षारण की बात करते हैं, कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन में क्या होता है? देखो, कोरोजन में जब हमारा धातु, कहां लिखूं मैं, हाँ, हमारा जो धातु है वो किसके कांटेक्ट में आता है? एयर और वाटर, यानी इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। दोनों के कांटेक्ट में आएगा तभी आपका कोरोजन होगा, तभी आपका संक्षारण होगा, ठीक है। अब देखो, अलग अलग मेटल्स में ये संक्षारण अलग अलग तरह का होता है। सिल्वर में ब्लैक कलर का होता है, जो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में होता है। कॉपर में ग्रीन कलर का होता है, जो कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। आयरन में ब्राउन कलर का होता है, जिसको रस्ट कहते हैं, और ये क्या होता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो सिल्वर में ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड AgS, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, और यहां पे क्या होता है? Fe2O3.XH2O, ठीक है। XH, ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रेटेड होता है ना, इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। अब आप कहोगे भैया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो जब मैं इसमें आपको अम्ल क्षार लवण पढ़ाऊंगा ना, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी फॉर्मूला के साथ जुड़े होते हैं, उसी को उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? चलो भाई, रस्टिंग के लिए कंडीशन क्या चाहिए? तो देखो, रस्टिंग के लिए देखो यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखो क्या है, अगर आपको रस्टिंग करानी है तो क्या करोगे? जल और वायु दोनों चाहिए। जैसे इस नेल को, इस लोहे की कील को हमने हवा में भी रखा और जल के कांटेक्ट में भी रखा, तो इस पे रस्ट हो गया, ठीक है, इस पे जंग लग गया। लेकिन हमने क्या किया? इसका वायु से कंडीशन वो कनेक्शन काट दिया। यहां पे हमने रख दिया ऑयल। ये क्या है? ऑयल है, ऑयल। तो जो देखो, नीचे ये जल के कांटेक्ट में है, लेकिन ऊपर इस वाले हिस्से को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सिर्फ वाटर मिल रहा है, सिर्फ वाटर मिल रहा है, तो इस कंडीशन में, सिर्फ वाटर की कंडीशन में ये जंग नहीं लगेगी। और यहां पे देखो, यहां पे हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया। क्या करता है कैल्शियम क्लोराइड? CaCl
टू कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, पूरी हवा को सोख लेता है, पूरी नमी को, पूरी हवा को क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो जैसे ही सोख लेगा कोई हवा नहीं होगी, जब हवा नहीं होगी उसमें कोई वाटर पार्टिकल नहीं होंगे तो यहां भी जंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों एक साथ चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए आपको। अगर कोई भी एक नहीं है तो जंग नहीं लगेगी। समझ में आ गई बात? अगर कोई भी एक नहीं है तो जंग नहीं लगेगी भाई, कोरोजन नहीं होगा। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, एक प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मेटल को जिंक, मोल्टेन जिंक में डाल देते हैं और मेटल के ऊपर कैसी लेयर आ जाती है, जिंक की लेयर आ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब जिंक क्या होता है, ये सैक्रिफाइसियल होता है। सैक्रिफाइसियल यानी बलिदान करता है। क्या करता है ये, अब भाई मान लो ये हमारा आयरन है, ये हमारा आयरन है और इसके ऊपर ये जिंक की एक लेयर आ गई। ये किसकी लेयर आ गई, जिंक की। ये हमारा ऊपर वाला जिंक है और ये नीचे वाला हमारा आयरन है। तो ये जिंक क्या करेगा, जिंक मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करेगा और बना लेगा ZnO। और ZnO क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। कैसा बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, ठीक है, बचाव लेयर बना लेता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से अंदर का जो आयरन है वो बच जाता है। इसीलिए जिंक को क्या कहते हैं, सैक्रिफिशियल मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बलिदानी धातु भी कहते हैं। ये बलिदान करता है खुद का। और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन या यश दलेपन कहते हैं, ठीक है, यश दलेपन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हो, एनोडाइजिंग कर सकते हो। एनोडाइजिंग का मतलब वही वाला विद्युत अपघटन, ठीक है। यहां पे क्या किया, मान लो यहां पे मैंने आयरन की रॉड रख दी, आयरन की रॉड रख दी, ठीक, और यहां पे मैंने एक मेटल रख दिया, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे रख दिया सिल्वर रख दिया, लिस्ट रिएक्टिव होता है ना। तो सिल्वर ये हमारा एनोड हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ठीक है, इसको ऐसे देख लो, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। अब आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा सब कुछ, ठीक। तो यहां से ये क्या कर रहा है, ये सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और किधर चलने लगा, इधर जाने लगा। जाते जाते ये आयरन के ऊपर बहुत सारी लेयर बन गई, किसकी, सिल्वर की। तो इस तरीके से अंदर का आयरन बच जाएगा, ऊपर सिल्वर की लेयर आ जाएगी। इसको कहते हैं एनोडाइजिंग, ठीक है। एल्यूमिनियम पॉट है जिसके ऊपर थिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी गई, ठीक है, इसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। किस प्रोसेस से होता है, तो विद्युत अपघटन से होता है। हो सकता है उसका एलॉइंग कर दें, मिश्र धातु बना दें, बहुत सारे धातुओं को एक साथ मिक्स करके हम उसका क्या कर दें, एक ऐसा धातु बना दें जिसपे रस्टिंग का या उसकी प्रॉपर्टी बेहतर हो जाए, उस पर रस्ट ना हो, कोरोजन ना हो, ये सारी चीजें। मिक्सिंग ऑफ मेटल कर दें, ठीक है, जैसे स्टेनलेस स्टील धातुओं को मिलाकर हम एक ऐसा पदार्थ बना दें जिसपे कोरोजन का असर ना हो, जिसपे संक्षारण का असर ना हो, ठीक है। चलो, इंप्रूव क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है प्रॉपर्टीज को, जैसे कठोरता को इंप्रूव कर देता है, उसको जंग नहीं लगने देता है। ये सारी चीजें हम कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एलॉय कौन कौन से होते हैं, ब्रास, जिसको पीतल कहते हैं, किसका एलॉय होता है भाई, कॉपर का और जिंक का। किसका एलॉय होता है, कॉपर का और जिंक का एलॉय होता है, कौन, ब्रास। अब देखो, यहाँ पे जो कॉपर होता है वो लगभग 66% होता है और बचा हुआ 34% कौन होता है हमारा, यहाँ पे हमारा जिंक होता है, ठीक है। कौन होता है, जिंक होता है। उसके बाद हमारा जो अगला एलॉय आता है वो आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज यानी कांस, ठीक है, कांस। तो कांस में क्या होता है, कांस दो चीजों का वो होता है, एलॉय होता है, कॉपर और टिन का, जिसमें कॉपर लगभग आपको 88% मिल जाएगा और बचा हुआ 12% कौन मिलेगा आपको, टिन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो अगला एलॉय आता है वो आता है सोल्डर। कौन आता है मेरे भाई, सोल्डर, ठीक है। अब ये जो सोल्डर है हमारा, सोल्डर, ठीक है, सोल्डर जो होता है वो एलॉय होता है और वो किसका एलॉय होता है, वो दो चीजों का एलॉय होता है, लेड और टिन का। किसका, लेड और टिन का। इसमें जो लेड और टिन होता है, लेड और टिन होता है, इसमें लेड आपको मिलेगा 60%, 60% लेड मिलेगा और टिन आपको कितना मिलेगा, 40%, ठीक है। वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये इजीली क्या हो जाता है, मेल्ट होके क्या कर लेता है, जोड़ देता है किसी भी वायर को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारा आता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें,
स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील हमारा आयरन, निकेल और क्रोमियम का एक एलॉय होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं आयरन जो होता है वो मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आयरन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% होता है, और उसके हिसाब से ये जैसे जैसे बढ़ता घटता जाएगा उसके हिसाब से 40 से 25% तक आपका निकेल और क्रोमियम होगा। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम इसमें कभी कभी क्या यूज करते हैं, कार्बन भी यूज करते हैं। आप जब भी स्टील खरीदने जाओगे, स्टील की पाइप्स या स्टील के कोई वो खरीदने जाओगे, जो आपको जैसे घरों में आजकल रेलिंग बन रही है स्टील की ना, तो उसमें देखोगे वो वहां पे कार्बन का परसेंटेज भी लिखा होता है, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। तो ये क्या करता है, कार्बन को हम उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेनलेस स्टील। कैसा होता है, हार्ड होता है, रस्ट फ्री होता है, यूटेंसिल्स के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगली बात आती है भाई एमलगम की। इससे भाई क्वेश्चन, भाई साहब इससे क्वेश्चन बहुते पूछा जाता है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एमलगम हम जनरली याद ही नहीं रख पाते हैं। देखो एमलगम क्या है, एमलगम कोई भी ऐसा एलॉय, कोई भी ऐसा मिश्र धातु जिसमें मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के साथ कोई भी दूसरा मेटल है तो उसको हम एमलगम कहेंगे, ठीक है। उसमें अगर मरकरी है तो उसको हम एमलगम कहेंगे, ठीक है। एमलगम मतलब पारा युक्त कोई भी मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु जिसमें मरकरी प्रेजेंट है उसको हम एमलगम कहते हैं। क्लियर? चलो अब भाई देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रख सकते हो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ के पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। इसके बाद हमारा कौन आ जाता है, तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड आ जाता है। मन करे तो प्लेटिनम लिख लेना, ये भी हो जाता है। इसके बाद, इसके हाइड्रोजन के बाद का ये वाला पार्ट है, ठीक। एलॉयज कैसे याद रखने हैं, तो ब्रास, कॉपर और जिंक, ठीक है। ब्राज मतलब जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब एसएन यानी टिन, कॉपर और टिन का एलॉय होता है, ठीक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वैसे आप पीछे जो मैंने पढ़ा है उसको देख लोगे तो याद ही हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से मेटल को हम केरोसिन में रखते हैं, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एयर और वाटर के साथ, इसलिए हमें सोडियम को रखना पड़ता है केरोसिन में। कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड 24 कैरेट का होता है। ज्वेलरी में क्या यूज करते हैं, 22 कैरेट यूज करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल बोलेगा तो मर्क्यूरी, नॉन मेटल बोलेगा तो ब्रोमीन। ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ एसिड एंड बेसिस, तो उनको एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया और जिंक के ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टर होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है। लिक्विड मेटल कौन होता है, पारा होता है यानी मर्क्यूरी होता है। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम, जिंक और लेड बनाते हैं, स्टीम के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। कौन करता है, तो जैसे मान लो कि हमारा कौन है, जिंक है, ठीक, आयरन है, लेड है, ये किसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। कोरोजन अगर आयरन में होगा तो उसको रस्ट कहेंगे, अगर दूसरे मेटल्स में होगा तो उसको कोरोजन कहेंगे। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से कर सकते हैं। मिश्र धातु ब्रास, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, सोल्डर, लेड और टिन, ठीक है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, निकल और कभी कभी कार्बन, ठीक है। ये कौन है, स्टील है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर, ठीक है, ये कहां से मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा मिनरल से, मिनरल से। अयस्क मिलेगा, अयस्क आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड मिलेंगे तो रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट मिलेंगे तो कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद उनका रिडक्शन यानी अपचयन कर लेंगे और मेटल मिल जाएगा। थर्माइट प्रोसेस क्या होती है, तो थर्माइट प्रोसेस में हम Fe2O3 को रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, बन जाता है Al2O3 और आयरन किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में आयरन उस चीज को जोड़ देता है, जो टूटी हुई चीजें हैं, मशीनरी है, रेलवे ट्रैक है, उसको जोड़ने के लिए हमारा आयरन हेल्प करता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मेटल और नॉन मेटल, वन शॉट। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कर दो कमेंट। मिलते रहेंगे आपसे अगले वन शॉट में, तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं, हर हर महादेव, जय हिंद।